क्या फिल हीथ फिर से अपना रिटर्न प्लान कर रहे हैं? क्या फिल हीथ हमें दोबारा से एक बार स्टेज पर दिखने वाले एक टाइटल के लिए फाइट करते हुए? अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग सेशन हैनी और फिल ने साथ में करा है और ऑलमोस्ट हिज एंटायर करियर हैनी ही फिल के साथ रहे हैं उन्हें ट्रेन करते हुए। तो पहले भी हम काफी अपडेट से देख रहे हैं कि फिल पूरी तरह से अपनी वही पुरानी वाली मसल मास और राउंडनेस अभी तक होल्ड कर रहे हैं, जबकि आई थिंक 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें कम्पीट करे हुए, स्टेज पर चढ़े हुए। फिर यहाँ हैनी के साथ ट्रेन करने के बाद फिल हमें पोजी सिट करते हुए भी दिखाई दिए एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग सी और सोचने वाली बात लगी कि एब्सोल्युटली सेम ही लेवल की फुलनेस, सेम ही लेवल का साइज अभी भी फिल ने होल्ड करा हुआ अपने फ्रेम पर। बट क्यों? देखो, यूजुअली गाइज या फिर ऑलमोस्ट सभी सिनेरियोज में आप यही देखते हो ना कि जब भी कोई भी एथलीट स्टेज से रिटायरमेंट लेता है या फिर डिसाइड करता है कि अब कम्पीट नहीं करना, तो डाउनसाइज कर ही लेता है फॉर हेल्थ रीजन एंड ऑब्वियस रीजंस। और ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी गाइज, ऑब्वियस सी और लॉजिकल सी भी चीज है, क्योंकि नेचुरली आपका फ्रेम इतना ज्यादा मसल मास तो होल्ड करने के लिए बना ही नहीं है। तो इस तरह का साइज, इस तरह के मसल कैरी करने के लिए भी, रिटेन करने के लिए भी, होल्ड करने के लिए भी आपको काफी गियर यूज करना पड़ता है। और जब आपने रिटायरमेंट ले लिया हो या कम्पीट ना करने का प्लान कर लिया हो, तो उसके बाद भी एग्जैक्ट सेम लेवल की फ्री की मसल मास होल्ड करना या फिर इतना हैवी गियर चलाना थोड़ा समझ में नहीं आता है। अब आप लोग बोल सकते हो कि काई ग्रीन ने भी तो यही करा है। तो यस गाइस, आई एग्री, यहाँ पर ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है काई ग्रीन के मामले में। बट उनके अलावा बाकी आप सभी को देख लो, एवरीवन हैज डाउनसाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो देखो, इवन यहाँ पर फिल ने इस वीडियो में भी डिनाई ही करा कि वो स्टेज के लिए अपनी फिजिक पर काम नहीं कर रहे हैं। बट कई सारी चीजें मिलकर और थोड़ा सा गट फीलिंग भी यही कह रही है कि फिल के पास रिटर्न करने के बहुत सॉलिड रीजंस अवेलेबल हैं और चीजें इसी तरह पॉइंट आउट कर भी रही हैं। पहली वजह तो गाइज ये, जिससे ये लगता है कि हैनी के साथ ट्रेन करना, और इस पूरे वीडियो को आप देखोगे तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं करा बल्कि फिजिक में वो पॉप, वो राउंडनेस और ज्यादा लाने की बात भी करी गई, वो ऐड करने की बात करी गई। और ये क्लियर था गाइस कि पिछले 3 साल से फिल ने जैसा ट्रेन नहीं करा, वो अपनी ट्रेनिंग को अब और भी ज्यादा सीरियस लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद साइज की कमी, फुलनेस की कमी तो फिल के फ्रेम पर थोड़ी सी भी नहीं लगी। तो यस गाइस, मसल रिफाइनमेंट और 3Dनेस, इन चीजों पर दोबारा से एफर्ट्स डालने होंगे फिल को। बट फिल इजीली स्टेज पर भी जैसे उन्होंने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, इजीली वो चीजें विद इन दिस पीरियड ही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज ये कि 7 टाइटल्स तो हैं ऑलरेडी फिल के पास। अब देखो, कुछ प्रूव करने वाली बात तो है नहीं, उसकी उन्हें जरूरत है भी नहीं। बट 8 टाइटल वो सीधे सीधे गाइस रॉनी और ली हैनी की लाइन में आ जाएंगे, अपनी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लेगेसी को और भी सीमेंट कर देंगे। और अगर ये चीज आपके बिल्कुल क्लोज लगे, आप उस फिजिक से बिल्कुल क्लोज लगो, उस कंपेटिटिव एज को फील करवाने वाले एनवायरनमेंट से ज्यादा दूर नहीं आयो अभी भी, तो व्हाई नॉट। और डायरेक्ट, हार्डी, इन सब के साथ फिल जब कंपीट करेंगे तो मजा ही कुछ अलग होगा। तो आई रियली डोंट हैव एनी डाउट कि फिल डायरेक्ट को बीट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट फिल इज एब्सोल्युटली कंप्लीट मैन। मतलब ठीक है, इस अपडेट में हम फिल के गट को, एब्डोमिनल सेक्शन को नहीं देख पाए, बट उसके अलावा वो पॉप, वो राउंडनेस, वो साइज, कुछ भी मिसिंग नहीं है। और कंडीशनिंग के लिए भी फिल को कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता गाइस। और अगर डायरेक्ट की बैक को कोई मैच कर सकता है तो फिल इज गोइंग टू बी दैट। अपनी यूनिकली 3D और राउंड मसल बैलीज के साथ जो उनकी बैक एब्सोल्युटली अमेजिंग लगती है, वो तो एक अपने आप में एग्जाम्पल है। सो आई नो इन्होंने करा तो टोटली मना ही है, बट ये बॉडी बिल्डिंग है और हमने यहाँ पर पहले भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें होती हुई देखी हैं। अब देखो, जेरेमी बॉन्दिया अगर 5 सालों के गैप के बाद भी वापस आ सकते हैं और इस तरह के इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, वो भी इस फिजिक से ट्रांसफॉर्म करके, जहां पर बिल्कुल एक नैटी लाइफ जीने लग गए थे। ये 155 पाउंड के आसपास, मतलब 70 किलो के आसपास हो गए थे। ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी, एवरेज सी फिजिक हो गई थी उस पॉइंट पर इनकी। और फिर इस फिजिक को ऐसे ट्रांसफॉर्म करके दिखाया इन्होंने। तो फिल तो ऑलरेडी आप जानते ही हो गाइस, खुद को थोड़ा सा भी ऑफ जाने ही नहीं दिया इन्होंने। सो पर्सनली मैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली फील कर रहा हूँ कि इस वक्त हैनी और फिल जो फिर से साथ आए हैं और आप फिजिक पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं, तो प्लान तो यही है बॉस कि दे विल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। और फिर विद टाइम देखेंगे किस तरह से फिजिक, किस तरह से इंप्रूवमेंट्स रिस्पॉन्ड करती हैं। और अगर प्रोग्रेस होगी सेटिस्फैक्ट्री, तो थिंग्स कैन चेंज रियली फास्ट। बाकी लॉजिक्स और गट फीलिंग के बेस पर मैंने ये बताया है। बाकी व्हाट डू यू गाइस फील? आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप कमेंट्स में बता देना। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। और स्टेफन मटाला के वे इन को लेकर काफी बड़ा बवाल हो गया है। मतलब पहले तो जब ये वे इन करने आए थे इनके इस वीकेंड के शो के लिए, ऑस्ट्रिया प्रो के लिए, तो पहले तो इनकी हाइट इस बार कम आई मेजर करते हुए। तो वही सीन जो हमेशा होता है क्लासिक डिवीजन के वे इन्स के टाइम पर। तो फिर गाइस क्या करा गया, माइकल डबूल और उनकी टीम ने मिलकर इनको थोड़ा सा स्ट्रेच करने में हेल्प करी। मतलब लिटरली गाइस खींचा जा रहा था इनको दोनों साइड से। इट वॉज काइंड ऑफ फनी, बट आप देख लो, बिल्कुल गोलमाल की याद आ गई मुझे तो कि किस एक्सट्रीम तक जाना पड़ता है इन सबको। मतलब पहले तो एक हाइट दे देते हैं, फिर दूसरे शो में क्योंकि मैनुअली मेजर करी जाती है दोबारा से हाइट, तो दूसरी हाइट आती है और एथलीट पहले वाले शो की हाइट के बेस पर प्रॉपर अपने बेस्ट वर्जन के साथ आता है। उससे क्या पता होता है कि यहाँ पर आते ही उसके साथ ये हो जाएगा, उसकी हाइट इस बार कम आ जाएगी। फिर ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं। बट एनीवेज गाइस, अब जिम मैनिया ने जैसे अनाउंस करा था, बहुत जल्दी वो चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली हैं कि आपके 3 शोज की हाइट का एवरेज लेकर आपको एक हाइट कार्ड दे दिया जाएगा। बट यहाँ पर स्टेफन को काफ़ी दिक्कत हो गई थी। थैंक्स टू माइकल डबूल, उन्होंने हेल्प करी। वैसे तो इनके कंपेटिटर है वो यहाँ पर, बट उसके बाद भी एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए उन्होंने यहाँ हेल्प करी। जिसके बाद जब स्टेफन ने हाइट मेजर करवाई
तो आप देख सकते हो ये पिक भी काफी सरफेस हो रही थी और काफी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, जहां स्टेफन क्लियरली अपनी हाइट को थोड़ा सा एलिवेट करने के अटेम्प्ट में अपने पैर को थोड़ा सा ऊंचा कर रहे हैं। तो इस पर स्टेफन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा है इस वक्त। बट आई डोंट नो मैन, ये इस डिवीजन में होकर एक बहुत ही वियर्ड सी चीज है, जहां एथलीट्स अपना बेस्ट नहीं बल्कि वेट के हिसाब से आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अजीब सा रूल लगता है मुझे। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीज़न है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाकी सेम ही आज माइकल डबूल भी कम्पीट कर रहे थे इसी शो में, एंड हमें लग ही रहा था इनकी रिसेंट कुछ अपडेट्स को देखकर कि माइकल डबूल का ही है ये शो। मतलब माइकल तो शो आफ्टर शो इस तरह की इंप्रूवमेंट्स ना सिर्फ अपनी फिजिक में बल्कि अपनी ऑलरेडी स्टैंडर्ड कंडीशनिंग तक में करते जा रहे हैं। सो अभी तो गाइस शो की प्री जजिंग हो चुकी है, एंड जैसे एक्सपेक्टेड था माइकल इज इन द मिडिल, और विदाउट अ डाउट गाइस जिस स्पीड से माइकल डबूल ऊपर जाते जा रहे हैं, जिस स्पीड से हर कोई उनका नाम जानता जा रहा है, दैट इज रियली अ बिग थिंग। मतलब ग्रेट डिटेल्स, इनसेन कंडीशनिंग और श्रेड्स, अपने आप में एक स्टैंडर्ड। और अब तो ये क्लासिक भी लग रहे हैं। लुक एट हिम हियर। एक्शन फिगर्स आती हैं निंटेंडो की या जीआई जो की, वैसे लग रहे हैं ये प्लास्टिक मैन, इस तरह से डायल्ड इन। मतलब आप समझोगे ये एक्सट्रीम है, तो माइकल नेक्स्ट मंथ इसे भी बीट कर देंगे और आपको गलत प्रूव कर देंगे। ये कर ही कुछ ऐसा रहा है, ऑलमोस्ट हर एक शो में देखो अपने आप को ही बीट करते आ रहे हैं। देखो माइकल ने अपनी स्टोरी में ये चीज़ लगाई थी कि मैंने कहा ही था कि मैं अपने डेब्यू में टॉप 10 में आऊँगा, और मैं आ गया लास्ट ईयर। फिर मैंने कहा था टॉप 6 आऊँगा, अब वो भी आ गया इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। एंड अब नेक्स्ट ईयर मैं टॉप 4 आऊँगा, ये मैं अभी से कह रहा हूँ। सो सीरियसली गाइस आई हैव नो डाउट्स, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी यही एक की है इनके लिए। पिटॉट जो माइकल के कोच हैं, वो भी अच्छे से जान चुके हैं माइकल की फिजिक को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, कैसे इसे पीक पर लाना है। और इसीलिए गाइस कभी भी हम माइकल डबूल को पीक मिस करते हुए नहीं देखते। तो ये कोच और एथलीट का कॉम्बिनेशन इज रियली स्ट्रांग, एंड माइकल अभी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया प्रो से क्वालिफाई करके एक पूरा साल अपने लिए अवेल कर लेंगे, ताकि और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सके, क्योंकि ये 6 प्लेस से 4 प्लेस तक का सफर भी कच्चे चने चबवा देगा क्लासिक डिवीजन में किसी से भी। और अब इसके बाद बात करते हैं सैमसन डॉडा की, जो इस वक्त है 11 वीक्स आउट अपने नेक्स्ट शो से, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक से। और इस पॉइंट पर गाइस ये ऑलरेडी 310 पाउंड्स के आसपास वे कर रहे हैं। सो मिस्टर ओलंपिया के बाद से 2 शो सैमसन कर चुके हैं, और अब 11 वीक्स में आर्नोल्ड क्लासिक। तो एक तरह से गाइस कोई ऑफ सीजन वगैरह लेने का इन्हें टाइम नहीं मिल पाया, बस बीच में अभी ये हल्का सा रीबाउंड फेज मिला होगा। सो इमेजिन अगर सैमसन एक प्रॉपर ऑफ सीजन ले लें, तो इजीली गाइस 350 पाउंड्स को टच कर जाएंगे इस बार तो। बट सैमसन का लग रहा है इस बार आर्नोल्ड क्लासिक का सेकंड टाइटल भी अपने नाम कर ही लेंगे, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी उनके लिए यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि हार्डी का भी सुनने में आया था कम्पीट करने का, बट अब मुश्किल लग रहा है ये चीज़। फिर रफाइल ब्रांडो वगैरह तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर ही रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, और रफाइल जैसे एस्थेटिक्स और लाइन्स को कम भी नहीं आंकना चाहिए। बट सैमसन मैन ये तो हर शो से इंप्रूव करते जा रहे हैं। आई डोंट सी रफाइल को इनका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बनते हुए। डेरेक भी नहीं होंगे यहाँ पर, निक भी नहीं होंगे। हाँ क्रिसो का एक नाम निकल कर आ रहा है कि अगर उनको इनवाइट मिल जाता है यहाँ पर कम्पीट करने का, तो एक थोड़ा कंपटीशन मिल सकता है सैमसन को। बट क्रिसो तो अभी एक रिलैक्स मोड में चल रहे हैं, वैसे भी काफी लंबे टाइम से गाइस वो गियर पर रहे हैं ऑफ सीजन में, फिर प्रेप वगैरह। सो अब एक मच नीडेड रेस्ट वो ले रहे हैं, एंड सीम्स लाइक ये ऑफ गियर भी आ गए हैं। बट वही है गाइस, अगर आप इनको इनवाइट दे भी दो और फिर ये तैयारी कर भी लें, तब भी इनका एब्डोमिनल एक इनका सबसे वर्स्ट बॉडी पार्ट है इनकी फिजिक पर, बिल्कुल ही अनट्रेंड। एब्स इनके बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, और आई डोंट नो इस चीज़ पर ये कब काम करेंगे या करेंगे भी या नहीं, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत ही ऑब्वियस ही है, बहुत विजिबल है। उसके बाद भी गाइस ये इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, ना इनके कोच आई रियली डोंट नो व्हाई ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस सिचुएशन में तो ऐसा लगता है कि सैमसन इजीली एक और हैवी चेक अपने नाम कर लेंगे, और इस तरह से बन जाएंगे सबसे ज्यादा ग्रॉसिंग एथलीट। मतलब एक हैवी चेक उठाए मिस्टर ओलंपिया से, उसके बाद दोनों शोज के चेक उठाए, और फिर आर्नोल्ड क्लासिक। इस बार तो इसका प्राइस मनी भी मिस्टर ओलंपिया से भी ज्यादा है। तो आप सोच लो कितना ज्यादा पैसा इस बार सैमसन डॉडा कमा लेंगे। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।